हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा साइंस का जो हमने चैप्टर्स थे केमिस्ट्री पोर्शन के वो हमने सारे देख लिए थे, और अपना जो हमारी ईवीएस आती है इसमें यानी नेचुरल साइंसेज में जो हम पढ़ते हैं उसमें हमने एक सम नेचुरल फेनोमिना वाला चैप्टर भी देख लिया। ठीक है, अभी चूंकि हमारा केमिस्ट्री के लगभग सारे चैप्टर्स हो चुके हैं तो अब हम उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपके क्या आएंगे, जो हमारी बुक से हट करके कुछ क्वेश्चन हम चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चंस बनाएंगे और उन क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम एमसीक्यूज लेकर चलेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता है, और उसके लिए आपको विकल्प मिलते हैं, ऑप्शन, और उन ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, सही होता है। ठीक है, तो वो हमें बताना होता है कि उस कथन के लिए कौन सा शब्द जो है वो सही है या कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ओके, चलिए, तो थर्ड चैप्टर है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तीसरा चैप्टर था हमें जहां पर हमने किसकी बात की, सिंथेटिक फाइबर की बात की। सिंथेटिक फाइबर यानी कि फाइबर क्या होता है, रेशा, और कौन सा रेशा, जिसको आप कृत्रिम रेशा भी बोल रहे थे। ठीक है, जिसको प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक जिसको आप इंसुलेटर में पढ़ते आ रहे हैं, वही प्लास्टिक। ओके, आइए चलते हैं और देखते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, चूज, आपका एमसीक्यू चल रहा है तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, उसके लिए आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क कैसा होता था आपका, जब आप सिल्क मॉथ से सिल्क को ओपन कर रहे थे तो वहां पर आपने बोला कि ये नेचुरल फाइबर में आएगा। ठीक है, वहीं पर जब सिल्क की भांति आपका एक और जो फाइबर है उसको प्रोड्यूस कराया जाएगा लेबोरेटरी में, यानी कि प्रयोगशालाओं में बनाया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाएगा। और इनमें से कौन सा आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है, पहला है नायलॉन, दूसरा है रेयॉन, तीसरा है एक्राइलिक और चौथा है आपका पॉलिस्टर। तो आपको पता है इसका ऑप्शन कौन सा है सही, आपका बी, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नोट करेंगे साथ साथ जल्दी से। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है, रेयॉन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सभी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल। वो क्या था, आर्टिफिशियल सिल्क था, और ये क्या है, आर्टिफिशियल वूल है। वूल समझते हैं, ऊन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वूल किसे कहा जाता है इनमें से, तो एक्राइलिक, रेयॉन, नायलॉन या फिर कॉटन। तो इसमें आपको पता है कॉटन तो आपकी कैसी होती है, कॉटन को आप कहाँ पढ़ते हैं, जब आप प्राकृतिक रेशे की बात कर रहे थे, ठीक है, वहां पर पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, एक्राइलिक को आपका आर्टिफिशियल वूल कहा जाता है। ओके, चलिए जल्दी से आंसर नोट करिए। जब आप वूल की बात करते हैं, नेचुरल वूल, तो वो आपको कहाँ से मिलती है, वो आपको नेचर से मिलती है। ठीक है, फाइबर को आप पढ़ रहे थे बच्चे, फाइबर यानी कि आपका जो भी रेशा होता है वो दो तरह से आपको मिलता है। एक कहाँ से मिलता है, प्रकृति से, जिसको आप नेचुरल फाइबर कहते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका, मैन मेड फाइबर, यानी कि आपका कृत्रिम रेशा। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा, नेचुरल फाइबर आपको मिल रहा था प्लांट से मिलेगा, या तो और किससे मिलेगा, एनिमल से। यही तो दोनों मिलकर के नेचर बना रहे हैं, प्लांट, एनिमल्स यानी ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में, उसके बाद इंसेक्ट्स हो गया, इंसेक्ट भी आपका यहाँ पर आते हैं, और मैन मेड फाइबर जो लेबोरेटरीज में तैयार किया जाएगा, लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कृत्रिम रेशा हो जाएगा। तो हम क्या
पढ़ रहे हैं इसमें हम सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं, यानी जो लेबोरेटरीज में बनाया जा रहा है तो वो ये वाला फाइबर है, मैन मेड वाला, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसी में, और उसको हम कंपेयर करके देख रहे हैं नेचुरल फाइबर के साथ। जब हमने आर्टिफिशियल सिल्क बोला तो सिल्क तो यहाँ आ रहा है आपका नेचुरल फाइबर में, लेकिन उस सिल्क को हम आर्टिफिशियल वर्ड ऐड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है आपका, नकली, नकली यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल या फिर उसके समान। तो आप इस सिल्क के समान एक आर्टिफिशियल सिल्क की बात कर रहे हैं जो आपका यहाँ पाया जाएगा, जिसको आपने क्या कहा था, रेयॉन कहा था। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं आर्टिफिशियल वूल, तो यानी ऊन तो आपको कहाँ मिलती है, नेचुरल फाइबर में मिलती है। जब आप क्या कह रहे थे कि जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गई, याक हो गया, इन सब चीजों से आप क्या करते हैं, वूल को, ऊन को निकालते हैं, फिर उसका जो भी सफाई वगैरह, गिनिंग वगैरह प्रोसेसेस जो जो आपने पढ़ी हैं प्रीवियस अपने क्लासेस में, तो वो सब की जाती है। उसके बाद उससे रेशे बनते हैं अच्छे, फिर रेशों से आपका धागा बनाया जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से पढ़ रहे थे, तो वो नेचुरल फाइबर में आता है। और उसी के प्रकार जब उसके आगे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वूल किसे कहा जाएगा, एक्राइलिक को कहा जाएगा। और एक्राइलिक किसमें आएगा आपका, सिंथेटिक फाइबर में आएगा, जिसको सिंथेसाइज कराया जाएगा, यानी कि जिसको प्रयोगशालाओं में बनाया जाएगा। ये जो रेशे है ना आपका, आपने रेयॉन पढ़ा, एक्राइलिक पढ़ा, इसको आप कहाँ से निकालेंगे, इसको आप लेबोरेटरीज में बनाएंगे। क्लियर है? तो उस प्रकार से हमें वो प्राप्त होंगे रेशे, फिर उनसे क्या बनेंगे, उनसे धागा बनेगा, फिर धागे से क्या बनाया जाएगा, अलग अलग फैब्रिक बनेगा, पहले कपड़ा और फिर कपड़े से अलग अलग तरह के वस्त्र बनाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड। तो जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, यानी कि कई, ठीक है, बहुत सारे भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में, अब साइंस में जब भी पॉली वर्ड पढ़ेंगे तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। ओके, तो यहाँ पर पॉलीमर कहा जा रहा है, तो यानी बहुत सारे मर यानी कि आपकी जो यूनिट्स है, तो बहुत सारी यूनिट्स, या फिर सिंगल एक यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो वो भी तो बहुत सारी कहलाएंगी, तो यानी मोनोमर से ये यूनिट बनी हुई होगी। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है आपका, तो यहाँ पर कहा गया है कि लेयर्स कहा जाएगा, मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा, सेल या मोनोमर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोनोमर्स। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। तो जब सिंगल यूनिट मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलीमर किस यूनिट से बनी होती है, किस इकाई से बनी हुई होती है, जिस इकाई से बनी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है आपका, मोनोमर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, सबसे मजबूत कौन सा रेशा होता है, और कौन सा वाला, सिंथेटिक वाला। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जो सिंथेटिक फाइबर आप पढ़ रहे हैं उन, यानी संश्लेषित रेशे इनको पढ़ते हैं ना, तो संश्लेषित रेशे में सबसे मजबूत कौन सा रेशा होता है। ठीक है, तो सबसे मजबूत कौन सा होता है, आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। तो कौन सा होता है, आपको पता है कि जो नायलॉन का आपका रेशा होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और इसी से आपकी जो पैराशूट वगैरह की रस्सियां बनाई जाती है ना, बहुत मजबूत रेशा चाहिए होता है तो नायलॉन की रस्सियां बनाई जाती है। किसी भी हैवी चीज को अगर खींचना है या उसको बांधने के लिए तो एक मजबूत रस्सी चाहिए होती है, तो वो रस्सी किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि नायलॉन की रस्सी चाहिए जब कोई हैवी सामान को इधर से उधर ले जाना है, या फिर आपका किसी भी चीज के लिए अगर बहुत मजबूत रेशा चाहिए तो ऐसा कपड़ा लिया जाता है, ऐसी कपड़े से चीज बनी हुई चीजें ली जाती है, या रेशे से बनी हुई चीजें ली जाती है जो कि नायलॉन की बनी। ठीक है, तो नायलॉन क्या होता है, सिंथेटिक यानी संश्लेषित रेशा होता है और सबसे मजबूत होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड पल्प इज यूज टू मेक, वुड पल्प जो होता है, ठीक है, वुड यानी लकड़ी, और उसका जो पल्प होता है वो किस लिए यूज में आता है, ये आपको बताना है। प्लास्टिक, वूल, जूट, रेयॉन। तो इनमें से वुड पल्प प्लास्टिक को बनाने में काम आता है, ठीक है, या
ऊन को बनाने में काम आता है, जूट को बनाने में काम आता है, या फिर डी रेयॉन को बनाने में काम आता है। तो आपको पता है कि रेयॉन की बात आप जब होती है, क्योंकि संश्लेषित रेशे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर रेयॉन को बनाने के लिए वुड पल्प का यूज किया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो देखो, वुड पल्प यानी कि लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का जो गूदा होता है। अब लकड़ी के गूदे में क्या होगा, सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी वहां पर, और कोशिका कौन सी वाली होगी, पादप कोशिका होगी, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा। तो वो सेल्यूलोज वहां से निकाला जाता है वुड पल्प से, और उस सेल्यूलोज से ही आपका रेयॉन को बनाया जाता है। क्लियर है? इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि आपका रेयॉन यूज किया जा रहा है जब भी किसकी बात हो रही है, वुड पल्प यूज किया जा रहा है जब भी रेयॉन की बात होती है। ठीक है, तो यानी वुड पल्प का यूज करके आप सेल्यूलोज प्राप्त करेंगे, और उस सेल्यूलोज से क्या बनाया जाएगा, आपका रेयॉन का संश्लेषण किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर है, यानी कि क्या है, प्राकृतिक रेशा है। चलिए ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, वूल है, नायलॉन है, पीवीसी है, पॉलीथीन। तो इनमें से कौन सा है आपको पता है? जब आप वूल को पढ़ रहे थे तो उसको कहाँ पढ़ा आपने, नेचुरल फाइबर में पढ़ा। ठीक है, ऊन आपको कहाँ से प्राप्त हो रही थी, जब आपने कहा भेड़, भेड़ अलग अलग तरह से पढ़ा, रियरिंग, शेयरिंग पढ़ी आपने, गिनिंग पढ़ी, प्रोसेसेस थी अलग अलग जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। जब आपने क्या कहा कि किसी भी जानवर को पाला जाता है व्यावसायिक उत्पादन के लिए, या फिर अपने किसी भी अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो उसको रियरिंग कहा जा रहा था। ठीक है, तो भेड़ को पाला जाता है ताकि ऊन का उत्पादन कर सके। ठीक है, भेड़ के जब बाल लंबे लंबे हो जाएंगे तो फिर उसको क्या की जाएगी, कटिंग की जाती थी। फिर शेयरिंग आपने वहां पर पढ़ा, और जब वो ऊन आप निकाल लेंगे उसके बाद उस ऊन की क्या होगी, सफाई होगी, फिर उससे रेशे का निर्माण होगा। ठीक है, तंतु तंतु से रेशे का निर्माण होगा, फिर धागे का निर्माण होगा, फिर धागे से क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे, ऊन। ठीक है, तो ऊन आपका प्राकृतिक रेशे में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति में हमें जो जानवर हैं उन जानवरों के जो बाल हैं वहां से ऊन को निकाला जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। ओके, चलिए, जबकि नायलॉन, पीवीसी और पॉलीथीन की बात आप करते हैं तो वो किस में आता है, वो संश्लेषित रेशे में आता है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर, जिनको की लेबोरेटरीज में अलग अलग मेथड्स के द्वारा, अलग अलग विधियों के द्वारा बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलामाइन इज, मेलामाइन क्या होता है? तो मेलामाइन आपने देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्रॉकरीज जो आती हैं, ठीक है, घरों में बर्तन होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्लेट्स होती हैं बनी हुई, ठीक है, हल्के होते हैं जो, तो वो मेलामाइन के बने होते हैं। ठीक है, तो वो मेलामाइन क्या है, मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिक पॉलीमर, फाइबर और इलास्टोमर। इनमें से क्या होता है मेलामाइन? तो जब भी आप मेलामाइन की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसको। तो बच्चों, थर्मोसेटिक पॉलीमर अच्छा क्या होता है, मेलामाइन इज थर्मोसेटिक पॉलीमर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार इसको पिघलाया जाएगा, हीट दी जाएगी, जो आपका पॉलीमर होगा इसको ही प्लास्टिक जैसे आप पढ़ते हैं उसको हीट दी जाती है, हीट दी इसको, हीट दे करके ये क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा, द्रव अवस्था में। देन इसको क्या किया जाएगा, इसको फिर मोल्ड किया जाएगा। ठीक है, मोल्ड करके इसको एक शेप दे दी जाएगी, सांचे में ढाला जाएगा उसको, जैसे आपको सपोज प्लेट बनानी है। ठीक है, तो पहले आप क्रूड कच्चा जो माल होता है वो लेते हैं, उसको हीट करेंगे, हीट करके वो लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी कि द्रवीकरण उसका होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अभी उसको शेप दी जाएगी, प्लेट की शेप दे दी, मोल्ड कर दिया उसको। ठीक है, आपने सांचे में ढाल दिया, देन उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
अब जो ये सॉलिड है ये इरिवर्सिबल हो जाता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर इस सॉलिड को आप क्या करेंगे, हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये पिघलेगा नहीं। तो मेलामाइन इस प्रकार का एक क्या है, पॉलीमर है जिसको हीट ऊष्मा दी जाती है, तो ऊष्मा का उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, या वो फिर दोबारा से उसको पिघलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप प्लास्टिक की बात करते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मो, और आपका दूसरा क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में जैसे पॉलीथीन की बात करते हैं, तो पॉलीथीन अगर उसको हीट देंगे तो वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। या प्लास्टिक का आपने कोई सामान देखा होगा कि जो क्या होता है, जिसको हीट दी जाएगी तो वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है या पिघलना शुरू कर देता है, तो वो क्या हो रहा है, वो इसमें आएगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। जबकि थर्मोसेटिक पॉलीमर में जैसे बैकेलाइट हो गया, प्रेशर कुकर वगैरह वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं बने हुए, तो वो थर्मोसेटिक पॉलीमर के बने होते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा हीट भी मिल रही है। कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, एलपीजी सिलेंडर अगर जला रहे हैं तो उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तापमान में भी वो खुद के शेप को चेंज नहीं करते, यानी कि हीट का उन पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वहीं वो हीट को कंडक्ट भी नहीं करते, जैसा हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो इसी वजह से आपको गर्मी भी नहीं लगती है। तो मेलामाइन किस में आ जाएगा, थर्मोसेटिक पॉलीमर में आ जाएगा, जो कि क्रॉस लिंक्ड रहते हैं। इस प्रकार के पॉलीमर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स बताया आपको कि मोनोमर्स यूनिट है जिनसे कि पॉलीमर बना हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइबर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड। जो भी रेशा आपका कारखानों में बनाया जाएगा उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, और डी बोथ ए एंड सी। ठीक है, यानी कि क्या उसको मैन मेड मनुष्य द्वारा निर्मित कहा जाएगा, या प्राकृतिक कहा जाएगा, या संश्लेषित कहा जाएगा, और डी ऑप्शन है उसको मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव निर्मित, और दूसरा आपका संश्लेषित, दोनों कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, बोथ ए एंड सी, यानी कि उसको मैन मेड भी कहा जाएगा एंड साथ में सिंथेटिक भी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंथेसाइज भी कौन कर रहे हैं उसको, हम ही लोग तो कर रहे हैं लेबोरेटरी में, खुद से तो वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, मनुष्य के द्वारा ही। वुड पल्प अगर किसी ने लिया है रेयॉन को बनाने के लिए, तो वो वुड पल्प कहाँ से लिया गया है, पेड़ों से लिया गया है। तो पेड़ों से किसने निकाला, मनुष्य ने निकाला। तो जब मनुष्य वहां पर कुछ काम कर रहा है, कोई इंसान काम कर रहा है, तो वो मानव निर्मित हो गया, फिर मैन मेड हो गया। उसके बाद उसको संश्लेषित किया जा रहा है, यानी कि संश्लेषण उसका हो रहा है, सिंथेसाइज कराया जा रहा है, तो वो भी मनुष्य द्वारा हो रहा है, तो संश्लेषित भी हो गया और मानव निर्मित भी वो रेशा हो गया है। कौन सा, जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर जो प्रयोगशालाओं में बनाया जा रहा है। ठीक है, कारखाने या प्रयोगशाला। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पीईटी इज, पीईटी किसे कहा जाता है, ऑप्शन है आपके पास, पॉलिस्टर को कहा जाता है, पॉलीएमाइड को कहा जाता है, नायलॉन को कहा जाता है, या फिर थर्मोसेटिक पॉलीमर को कहा जाता है। तो आपको पता है कि पीईटी पॉलिस्टर को कहा जाता है। क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से, पॉलीएस्टर। ठीक है, पॉलीएस्टर भी इसको कहते हैं या पॉलिस्टर। कोई कोई जो आपने कपड़ा देखा होगा, क्लोथ, तो आपके घरों में जो बड़े हैं, या फिर जब आपने पॉलिस्टर सुना होगा कई जगह कि ये कपड़ा जो है या ये जो कोई भी फैब्रिक है ये पॉलिस्टर का है, तो वो पॉलिस्टर यही है। ठीक है, पीईटी जिसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको रिसाइकल नहीं किया जाता है। रिसाइकल यानी कि उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती है, कि वापस उसी चीज पर आना। जैसे बर्फ से पानी बना दिया और पानी से दोबारा बर्फ बना दो, तो रिसाइकल हो गई। जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, पानी का चक्र, जल चक्र जिसे आप कहते हैं, कि किस प्रकार से बारिश का पानी गिरता है, नदियों में बहता है, फिर समुद्र में जाता है, फिर वहां से
सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है, देन वो वेपराइज हो जाता है यानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप ऊपर जा करके फिर कंडेंस होती है और बादलों का रूप ले लेती है। फिर बादलों में वो जो आपकी वेपर जो कंडेंस हुई है वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स का आकार ले लेती हैं और फिर जब वहाँ पर ज़्यादा कुछ वो लोग जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप चलती हैं तो फिर अचानक से बारिश होकर के वो बूंदें नीचे गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से जल चक्र आपका पूरा होता है, रिसाइकल होती हैं चीज़ें। और यहाँ पर रिसाइकलिंग किसे कहा जा रहा है? रिसाइकलिंग जैसे आपने कोई चीज़, जैसे आप सिंपल एक पेपर यूज़ करो, ठीक है, फिर आपने क्या किया, जब वो पेपर आपने पूरा, जैसे नोटबुक का पेज है उसमें आपने पूरा लिख दिया, फिर आपने वो किसको दे देते हो? रद्दी वाले को दे देते हो। फिर वो उनको कहाँ भेजते हैं? कारखानों में भेजते हैं। फिर उसके दोबारा से फिर प्रोसेसिंग होगी, उसको रिसाइकल किया जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से चीजें रिसाइकल होती हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल, पुनः चक्रण जिसका नहीं हो पाएगा वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास इनमें से टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स और प्लास्टिक चेयर्स, इनमें से कौन सा आपका रिसाइकल नहीं हो पाएगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है कि कुकर के हैंडल जो होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के ये बने हुए हैं, क्योंकि उनमें हीट का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमने क्या पढ़ा कि जब हीट उनको देंगे तो उनको मोल्ड नहीं कर पाएंगे दोबारा, तो ये किस में आएंगे? इनको रिसाइकल नहीं किया जाएगा, यानी पुनः चक्रण इनका नहीं होगा। ओके, बेकेलाइट का नाम आप सुनते हैं तो बेकेलाइट का यूज किया जाता है जैसे कुकर के हैंडल वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। बाकी टॉयज हो गए, टॉयज मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं, जिसको आप किस में पढ़ते हैं? थर्मोप्लास्टिक में पढ़ते हैं, तो उनको तो आप इजीली मोल्ड करके दूसरा आकार दे देंगे। तो आपका कैरी बैग्स हो गए, तो कैरी बैग्स भी वैसी होते हैं, तो अगर क्लोथ के कपड़े के बने हुए होते हैं तो वो तो आपका डिस्पोजेबल भी होते हैं। और प्लास्टिक चेयर की बात करेंगे तो प्लास्टिक भी आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आता है, तो फिर उसको भी आप हीट दे करके मोल्ड कर सकते हैं या फिर उसको किसी और चीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, तो उनका रिसाइकलिंग हो सकता है, लेकिन जो कुकर के हैंडल्स हैं उनका रिसाइकलिंग नहीं होता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लास्टिक विच कैनॉट बी रिसाइकल्ड इज, कौन सा प्लास्टिक ऐसा है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है जूट, बी रेयन, सी पेट्रोकेमिकल्स और डी बेकेलाइट। तो आपने अभी जो पढ़ा कुकर के हैंडल, तो वो बेकेलाइट के बने होते हैं, तो बेकेलाइट को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे। बाकी जूट है, रेयन है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो इनको आप रिसाइकल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है? ए फाइबर, बी इलास्टोमर, सी नाइलॉन का, डी थर्मोस्टेटिक पॉलीमर का। तो आपको पता है किसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? थर्मोस्टेटिक पॉलीमर के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेटिक पॉलीमर, जैसे हमने मेलेमाइन कहा था, वो भी किस में आ रहा था? आपका थर्मोस्टेटिक में ही आ रहा था। तो हमने क्या कहा कि इन पर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार आपने हीट ऊष्मा दे करके अगर प्रेशर कुकर का हैंडल बना लिया है बेकेलाइट से, तो अब दोबारा आप अगर उस प्रेशर कुकर के हैंडल को हीट देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इरिवर्सिबल चलता है। वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, उसको आप ज्यादा मोल्ड नहीं कर पाए, ठीक है। कोई दूसरी चीज उसको नहीं बना सकते, इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ये रिसाइकल भी नहीं हो रहा है। प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया और आपने क्या कहा बेकेलाइट हो गया, ये क्या नहीं हो पा रहा है? रिसाइकल नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म इज यूज फॉर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, क्या कहा जा रहा है? विच टर्म इज यूज्ड फॉर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है, कौन सा नाम उनको दिया जाता है, कौन से पॉलीमर का? मेड अप ऑफ, जो पॉलीमर किससे बने होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से, बहुत लंबी श्रृंखला में बहुत ज्यादा ग्लूकोज यूनिट जिसमें जुड़ी हुई रहती हैं, ऐसे पॉलीमर को क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज या पॉलिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बार बार सेल्यूलोज की बात हो रही है। और सेल्यूलोज से आपका क्या बन रहा है? आपने पढ़ा था जब आपने वुड पल्प पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया कि रेयन को बनाया जा रहा है सेल्यूलोज से, तो वही यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि जो ग्लूकोज यूनिट
आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करेगी, एक पॉलीमर का निर्माण करेगी, और उस पॉलीमर को क्या कहा जाएगा, आपका सेल्यूलोज कहा जाएगा। और फिर सेल्यूलोज को वुड पल्प से प्राप्त करके आपका फिर क्या निकाला जाएगा, वहां से रेयॉन को संश्लेषित कराया जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि जिसका जैवीय अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए आप। ए आपके पास पेपर है, बी है कॉटन क्लॉथ, सी है आपके पास वुड, और डी है आपके पास प्लास्टिक। तो इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। अगर आप पेपर को, बायोडिग्रेडेबल चीजें कौन सी होती हैं, जो अगर खुले में छोड़ी जाएं या फिर कहीं पर भी बहुत समय तक पड़ी हुई हैं, वो किसी के भी संपर्क में आ रही है, पानी के, मिट्टी के, तो धीरे धीरे खराब हो जाएगी या उसका अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन किसका नहीं होता है, जैसे आपने पेपर देखा है तो पेपर भी सड़ गल जाता है अगर बहुत टाइम तक पड़ा हुआ है। कॉटन का क्लॉथ है, कपड़ा है कोई, तो कपड़ा भी क्या हो जाता है, उसका भी अपघटन हो जाता है। वुड, लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी भी सड़ गल जाती है। प्लास्टिक की बात करें तो इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया जाता है। ठीक है, कि प्लास्टिक की जो थैलीज होती हैं, जितनी भी बैग होते हैं प्लास्टिक बैग, उनका यूज नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है और इसका अपघटन नहीं होता चूंकि, और ये इसी प्रकार से एनवायरनमेंट में घूमता रहेगा, तो इससे क्या पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक आपका कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर ओब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से कौन सा वह प्राकृतिक रेशा है जिसको प्लांट्स यानी कि पादपों से, पेड़ों से प्राप्त किया जा रहा है, पेड़ पौधों से। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है कॉटन, वूल, रेयॉन, कीटोन। इनमें से कौन सा, तो आपको पता है जब आप कॉटन को पढ़ रहे थे, कपास का पौधा, ठीक है, वहां से इसको निकाला जा रहा है। ओके, तो कॉटन आपका क्या है, नेचुरल फाइबर है जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि प्लांट से उसे निकाला जाएगा। आपने पढ़ा है कि कपास के पौधे को हम उगाते हैं, उसके बाद उसमें बीज बनते हैं, बीजों के अंदर फिर फूल वो बनता है, जो आपकी कॉटन होती है ना, कॉटन बर्ड्स, तो वो बीज जो सीड होता है वो बर्स्ट करता है, वो फटता है, फिर वहां से कॉटन निकाली जाती है। ओके, चलिए तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने अपने चैप्टर 3 के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो हमने देखे। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और इसी तरह से आपको रिवाइज करना है, क्लासेस अटेंड करनी है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहना है। आने वाले सेशन में एक नए चैप्टर के नए एमसीक्यूज के साथ हम आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।